क्योंकि एक बेस्ट में चैलेंज नहीं आ सकता ना एक व्यक्ति को। अब मैं बोलूं अंकुशी, मैं आपकी एक लड़की से शादी करा रहा हूं, बेस्ट लड़की है, दी बेस्ट लड़की है, बेस्ट बेस्ट लड़की है, और वो लड़की कल को आगे आपको थोड़ी सी बदतमीजी से बात करते तो आप कहोगे तलाक दे रहा हूं मैं, तलाक दे रहा हूं, ये कैसी बेस्ट है? क्योंकि मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन का बार इतना ज्यादा हाई सेट किया है कि एक छोटे से चैलेंज के दौरान ही आपका रेजिलेंस ब्रेक हो जाएगा। अब आप महीने में 30 में से 60 दिन कंफ्यूज रहना चालू करोगे कि ये लड़की ठीक है नहीं है मेरे लिए, मुझे सच बोला गया था कि नहीं बोला गया था, मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, ये रिलेशनशिप मेरा पूरी लाइफ चलेगा कि नहीं चलेगा, हम लोग कर भी पाएंगे नहीं पाएंगे, हमारी कंपेटेबिलिटी है या नहीं है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे, क्या हम उनके लिए टॉक्सिक। इतने कंफ्यूजन्स की लाइन लग जाएगी कि अब अंकुश जी की ये जिंदगी नरक बन जाएगी। यहीं पे मैं अगर थोड़ा सा फीड कर देता कि बेटा मैरिज मैरिज होती है, और दूसरे आदमी के साथ लाइफ पार्टनर बन के चलना मतलब, गाड़ी में जब दो पहिए जुड़ते हैं तो बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, दो पहियों को एक साथ चलाने के लिए बहुत सी हीट प्रोडक्शन होती है, बहुत सा लोहा लगता है, चेनें एक दूसरे को जोड़ती हैं, रेगुलर ग्रीसिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ये दो पहिए एक साथ मुश्किल से चल पाते हैं। तो अगर मैं आपको ये बता देता कि बेटा जब तक एक्सट्रीम ना हो ना अंकुश, तब तक ये रिलेशन तोड़ना नहीं है, आज ही सोच ले, अगर तुम नहीं झेल सकते तो आज ही सोच लो। उसके बाद जब आपका डिसीजन होगा तो आप देखोगे कि आप कितनी भी बुरी चीज की 50-60 चीज झेल जाओगे। लेकिन आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है? अब चलो मैं आप लोगों को एक और सत्य बताता हूँ, वैसे तो हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रखा है लेकिन ये एडिट हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं आपने शादी नहीं करी। अब मैं इसका भी 80% ट्रुथ बताता हूँ। मेरी शादी का 80% सच ये है कि वो हुई ही नहीं। अब वो 80% सच कैसे है कि हुई नहीं? वो हुई इसलिए नहीं कि ये जो थिंक फॉर द वर्स्ट है ना, ये जो भी मुझसे मिलने आता था मैं उनको सबको सचवा देता था कि भाई तुम जिस लड़के के साथ बीवी की शादी करने जा रहे हो, बेटे की शादी करने जा रहे हो, बहन की शादी करने जा रहे हो, उस लड़के का ये माइंडसेट है और बिजनेस का माइंडसेट और अप डाउन जा सकता है, और बाप दादा की जमीन में हिस्सा नहीं लूंगा, तो उनका मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता था। तो मेरे को कई बार किसी रिलेटिव ने कहा तू थोड़ा झूठ नहीं बोल सकता? तो मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले उससे तेरी शादी हो जाएगी। मैंने कहा तो झूठी शादी करनी थोड़ी ना, मुझे मुझे नहीं करनी। जो सच बोल, मैंने कहा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर सके कि ये लड़का लाइफ में सपनों के पीछे भागता है और इसका बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है, कि ऐसे में तुम्हारी लड़की कोप अप करेगी नहीं करेगी। तो वो सब लोग भाग ही जाते थे कि भाई ये तो बहुत ही बुरा हो रहा होगा। कोई डिसीजन लेता तो रुकता, अब लोग कहेंगे आपने बेवकूफी करी। नहीं, मैंने समझदारी करी। इससे क्या हुआ? क्या समझदारी थी? आपकी शादी नहीं हो पाई। हाँ, समझदारी उन लोगों के लिए तो बेवकूफी कर दी जो ये मान रहे हैं इस कारण मेरी शादी नहीं हो पाई। समझदारी मैंने ये करी कि मेरी तलाक भी तो नहीं हुआ। ये भी तो समझदारी है कि भैया चलो मेरी शादी नहीं हुई, वो तो एक बुरी चीज हो गई, लेकिन ये भी तो बहुत अच्छी चीज है मेरा तलाक नहीं हुआ। क्योंकि बिजनेस तो मेरा ऊपर नीचे ही जाना था, सपनों के पीछे तो मुझे भागना ही था। तो फिर एक लड़की आती, मेरे 40-50 लाख रुपए खर्च हो जाते, फिर कुछ दिन खर्च होते हैं, फिर औरत जात से मुझे लड़ना पड़ता है जिनके साथ मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, लड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी जब तक मजबूरी ना हो, लेकिन मजबूरी हो तो लड़ भी सकता हूँ, मतलब मैं जेंडर इक्वलिटी में भी यकीन रखता हूँ। तो फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, फिर बहुत सारी टॉक्सिसिटी होती, फिर बहुत सारा स्ट्रेस होता, और फिर मेरे जैसे का तो तलाक हो ही जाता 100%। फिर कोर्ट कचहरी होती, फिर एलिमनी देनी पड़ती। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मैंने काफी कुछ ठीक कर लिया एक डिसीजन की वजह से। क्योंकि वो रिलेशनशिप कैसे चलता है जिसको मेरे झूठ की जरूरत थी, चलता ही कैसे? एक एयर होस्टेस का रिलेशन था, तो उसके ब्रदर ने मेरे से पूछा कि आप दिन भर बिजी रहते हो, उसकी नाइट ड्यूटी लग गई तो आप लोग तो मिल नहीं पाओगे, आर यू ओके विद इट? मैंने कहा I'm ओके विद इट। तो बोल रहे कि एयर होस्टेस है, आई यू ओके विद दिस? मैंने कहा I'm ओके विद दिस। तो उसने बोला मान लो फिर बेबी कैसे प्लान करोगे, हुआ तो कौन संभालेगा? तो मैंने कहा नहीं करेंगे।
तो उसने 10 मिनट बाद जब मैंने उसको बोला कि ये भी ओके ये भी ओके, तो 10 मिनट बाद उसने बोला मुझे लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मैंने कहा अगर मैं सारी बातें काट देता तो इंटरेस्टेड होता। मैं बोलता वो रात को कैसे चली जाएगी, मुझे तो नहीं चाहिए रोस्टेस, नहीं बच्चा तो पहले दिन चाहिए। तो मैंने कहा फिर मैं इंटरेस्टेड हो जाता। तो कह रहे नहीं आप बहुत कैजुअल एटीट्यूड में ले रहे हो सारी चीजें। मैंने कहा नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि भैया अब एयर होस्टेस है तो नाइट ड्यूटी पे जाएगी तो जाएगी, उसमें मैं क्या कर लूंगा, या तो मैं एयर होस्टेस को मना करूँ या मैं नाइट ड्यूटी को क्या कर लूंगा। अच्छा वो जॉब करती है तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं। वो नहीं करेगी तो मैंने कहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कैसे। अब इस रिलेशनशिप को अगर किसी वजह से आगे लेके जाया जाए तो टूटेगा ही, ये बना तो नहीं रह सकता। तो जब आप किसी मजबूत डिसीजन की तरफ जाते हैं, वो मेरे फादर के हिसाब से भी गलत है, मेरी मदर के हिसाब से भी गलत है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स के हिसाब से भी गलत है, कि थोड़ी झूठ और थोड़ी मोटिवेशन के सहारे शादी करी जा सकती थी। मेरा ये मानना है कि कोई भी बड़ा काम और अच्छा काम मोटिवेशन के तहत नहीं हो सकता। स्टार्ट मोटिवेशन से हो सकता है, कंप्लीट मोटिवेशन से नहीं हो सकता। मोटिवेशन स्टार्ट बटन है, रनिंग बटन नहीं है। बार बार स्टार्ट दबा दबा के गाड़ी नहीं चला सकते आप। उसके बाद तो सिस्टम में आना पड़ता है, गियर समझने पड़ते हैं, एक्सेलेटर दबाना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती हैं। ये सारा ही गाड़ी चलाने का पार्ट है। मोटिवेशन तो सेल्फ बटन है, बस एक बार मार दिया सेल्फ हो गए तो हो गए। बार बार गाड़ी बंद करोगे तो बार बार जरूरत पड़ेगी। लेकिन गाड़ी के इंजन 3-4 लाख साल 3-4 लाख किलोमीटर तक जा सकते हैं, स्टार्ट बटन नहीं जा सकता। वो जल्दी फेल हो जाता है, वो एक नंबर ऑफ स्पार्क है जो देगा, उसके बाद करप्ट हो जाएगा। सिमिलर इज मोटिवेशन। तो आपके जितने लोग हमारी टीम में, जो भी लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनके कंफ्यूजन का एक ही रीजन है, कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन लेके धंधा स्टार्ट नहीं कर रखा, डिसीजन लेके काम नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी करने के लिए मोटिवेटेड हैं, डिसीजन नहीं लिया कि कंसिस्टेंसी करेंगे। जहां भी कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन से पहले एक शब्द हमेशा आएगा, इनडिसिसिव। जब आप इनडिसिसिव होते हो तो आप कंफ्यूज होते हो। डिसिसिव आदमी कभी कंफ्यूज नहीं होता। डिसिसिव आदमी तो मरने के लिए कंफ्यूज नहीं होता, मारने के लिए कंफ्यूज नहीं होता। डिसिसिव आदमी तो वो है जो छाती पे बम लगा के उड़ रहे हैं, बेवकूफी है, पर डिसिसिव है, डिसीजन ले रखा है, मर रहे हैं। डिसिसिव वो हैं जो योद्धा युद्धों में जाते थे, डिसिसिव फौजी हैं। भैया गोली के आगे खड़ा होना है तो होना है, छाती पे लगेगी सर में लगे क्या फर्क पड़ता है। जब देश बचाने का डिसीजन ले लिया, जब बॉर्डर पे खड़े होने का डिसीजन ले लिया तो ले लिया। आप बॉर्डर फिल्म में रिस्पेक्ट करते हो, तो अब तो बॉर्डर 2 आ रही है, बॉर्डर का रेफरेंस ही दे देता हूँ। जब सनी देओल बोलता है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे को हेडक्वार्टर से फोन आया है, वापसी आने के लिए आया है, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब आप में से जो जाना चाहता वो जा सकता है, लेकिन जो रुक गया अगर वो दोबारा गया तो मैं गोली मार दूं। तो सनी देओल ये थोड़ी ना कह रहा था कि भाई सनी देओल का लेक्चर ये होता अगर उन्हें टक्कर होता कि मुझे कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे आज बहुत बड़ा युद्ध होगा, छोटी सी पाकिस्तान की फौज आ रही है, 4 आदमी है, अगर वो तुम सबने पीट दिया आज की तारीख में तो कल तुम सबकी 10-10 लाख रुपए तनख्वाह कर देगी भारत सरकार, और तुम घर बैठोगे और तुम्हारे घरों में एसी हीटर लगा के दे दिए जाएंगे, और जिंदगी भर पैसिव इनकम आएगी, तुम्हारी 50 लाख रुपए महीने की पेंशन हो जाएगी। अब बताओ क्या तुम लड़ोगे? तो लड़ेंगे। फिर अब फौजी बोलते हैं, हाँ हाँ लड़ेंगे सर, फाड़ देंगे, चीर देंगे, कर देंगे, तबाही मचा देंगे। उसके बाद वो फौज आती देखती पाकिस्तान की, वो सारे भाग जाते, सर ये तो आपने बोला ही नहीं था, ये तो देखो तोप आ गई है इनकी, ये तो इतने फौजी आ गए, आपने तो बताया था 4-5 होंगे। डिसीजन जब भी बात की जाएगी तो वर्स्ट टू वर्स्ट सोचा जाता है। जब सनी देओल पूरा सीन बताता है कि सुनो भाई, हेडक्वार्टर से पीछे हटने के लिए फोन है, इसका मतलब है आज हम सारे मारे जाएंगे। आगे से 3,000 की बटालियन आ रही है, टैंक आ रहे हैं, उनको लग रहा है और सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। और अगर हम रोकते हैं तो यहाँ पर बेस्ट क्या अज्यूम करा था, यहाँ शहीद होना ही बेस्ट हो जाएगा। जिंदा बच गए तो वो तो मैजिक है, यहाँ तो शहीद होना ही बेस्ट है। जब उस माइंड सेट का सिपाही लड़ा तो इतनी गोलियां चली, इतना सब कुछ हुआ, कहाँ कंफ्यूजन था उन लोगों को कि भागें कि गोली चलाएं। हर बंदा गोली चलाने के लिए, पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने के लिए लड़ रहा था ना। ये कंफ्यूजन दिखा कि हाँ अपनी जान बचाएं कि
वो तो पहले बता दिया सनी देओल ने, आज सारे मरोगे, आज शहीद होने का दर्जा मिलेगा तुम्हारे को। सेम जाके आप 300 में देखिए। मैं 300 मूवी हमेशा बोलता हूँ, मैंने 300 बार देख ली, और कम से कम जिंदगी में 2-3 हजार बार और देख सकता हूँ। वो इतना डिसीजन मेकिंग है। वो बंदा बोलता है कि हम तुम्हारे यहाँ पर इतने तीर बरसाएंगे कि तुम्हारा सूरज ढक देंगे, आसमान में अंधेरा हो जाएगा। तो बंदा हंसता है, बोले हंस क्यों रहा है? बोले फिर हम अंधेरे में लड़ेंगे। दैट्स पावर ऑफ डिसीजन, वेयर इज द कंफ्यूजन? वो आदमी कंफ्यूज कर रहा है। हमारे पास इतनी सेना है, समुद्र पी के सुखा सकती है, हम सारे जहां से लाए हैं, 10 लाख लोग लड़ने आए हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं। वो कंफ्यूज कर रहा है कि भैया कंफ्यूज हो जाए, लड़ाई छोड़ दो, ये युद्ध छोड़ दो। हम इतने तीर मारेंगे कि तुम्हें आसमान नहीं दिखेगा, सूर्य को ढक देंगे हम। लेकिन बंदे की क्लैरिटी क्या है? बोले फिर, तो बोले फिर हम तीरों की छाव में लड़ेंगे। फिर वो बंदे को 10 लाख दिखते हैं आते हुए। तो फिर वो बोलता है, अरे यार इतनी बड़ी फौज तो आज तक नहीं देखी हमने, तो जो कल खत्म हुई थी सोचा खत्म हो गई। बोले वो तो छोटा सा बेड़ा था इनका जो तूफान में खत्म हुआ। बोले फिर? बोले तुझे इनको देख के क्या मजे आ रहे हैं? बोला यार ट्रेनिंग के टाइम पे ना हमेशा ये बताया जाता था स्पार्टा में, कि स्पार्टा के लिए जान देना ना बहुत बड़ी चीज है। आज तक जितने युद्ध लड़े ना, कभी इस चीज की उम्मीद ही नहीं रही कि कोई हमें मार सकता है। पहली बार हम 300 और 10 लाख को देख के ऐसा लग तो रहा है कि मार तो सकते हैं हमें। पहली बार वो मौका होगा जहां हमारे को स्पार्टा के लिए शहीद होने का मौका मिल तो सकता है। कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ वो आदमी? लड़का ही तो था 27 से 28 साल का। कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ वो व्यक्ति? डिसीजन था। लियोनार्डस ने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था दैट वी आर नॉट कमिंग बैक होम। वो जब अपनी रानी को वो दे के आता है तो वो बता के आता है, वी आर नॉट कमिंग बैक होम। हम जा रहे हैं युद्ध में वो हासिल करने जो एक योद्धा का सबसे बड़ा ड्रीम होता है, वीरगति। वी आर पोइज फॉर दैट। जिंदा बच के आ गए तो मेरे अकल है, हम जीत गए तो मेरा कल है। सो डिसीजंस हमेशा बुरे से होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में डिसीजन हमेशा अच्छा दिखा के कराया गया। इसलिए हमारे ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो बेचारे कंसिस्टेंसी करते हैं तो इतनी बड़ी चीज मान लेते हैं। आज पता अपलाइन ने हमारे को कंसिस्टेंट रहने को कहा था, हम कंसिस्टेंट रहे। इसलिए ये बिजनेस ऐसा बोझ बन गया कि सबको लगता है कि हमारी अपलाइनों पे बहुत बड़ा एहसान है। अरे देखो अपलाइन ने ये कहा था, कंसिस्टेंसी मैंने करा, उसने प्लान देने को बोले थे मैंने दिए। लोगों को लगता ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आए हैं। लोगों को लगता ही नहीं कि उनकी बियॉन्ड ड्रीम लाइफ चेंज हो सकती है इस बिजनेस से। क्यों? क्योंकि कभी वर्स्ट सोचा ही नहीं है। इस धंधे में क्विटर्स के नंबर इसलिए ज्यादा नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं लगता। यहाँ क्विटर्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि किसी ने एक्सरसाइज ही नहीं कराई कि भाई तू धंधे में है, बुरे से बुरा तेरे साथ क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। जब आपने मुझे एक दिन पूछा था, सर दोबारा मेहनत करने जा रहा हूँ, दारुजनाइन को कुछ हो गया तो मैंने कहा हो जाएगा, क्या करूं फिर। मैंने उस दिन ये नहीं कहा कि दारुजनाइन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि दारुजनाइन के लिए आप बिजनेस में नहीं हो, पहले बात समझो। तो मैंने क्या बोला था कि दारुजनाइन नहीं रही तो कोई और कंपनी होगी। सर एमएलएम ही खत्म कर दी सरकार ने, तो ट्रेडिशनल करेंगे। ट्रेडिशनल भी खत्म कर दी तो खेती करेंगे। बाढ़ आ गई तो मछुआरे बन जाएंगे। फिर भी कुछ ना हुआ तो पहाड़ पे जाके साधु बन जाएंगे। कुछ तो करेंगे ही जिंदगी में, रुकेंगे तो नहीं। आप वर्स्ट टू वर्स्ट को जब इमेजिन कर लेते हो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। कंफ्यूजन खत्म करने की डोज सिर्फ एक ही है, टेक ए डिसीजन एंड बैक योर डिसीजन। अरे जब एक दिन तुमने अपने आप को डायरी नोट पे खुद बात करके देख लिया कि बुरे से बुरा ये हो सकता है और मैं इसके लिए तैयार हूं, तो चीजें सॉर्ट हो जाती। मुझे अनमेरिड रहने ने कभी नहीं डराया। लोग सोचते हैं मैं कब डरूंगा, मेरे पापा ही बोलते हैं अब तू एक एज के बाद डरेगा। उन्हें ही नहीं पता मैं 80 साल तक की जिंदगी इमेजिन करके तब ये डिसीजन लेके बैठा हुआ हूँ कि ये टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है। सारे वर्स्ट पता है मुझे जो मेरे साथ हो सकते हैं, वो सारे ग्रीन मार्क करके बैठा हुआ हूं मैं कि ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है। पैरेलल किस चीज के क्या है क्या नहीं है, वो सारे एस्पेक्ट सोचे हैं। तो कोई आदमी ये सोचेगा ना इसे अभी पता नहीं है, ये उन लोगों के लिए डायलॉग है जिन्होंने सब कुछ सोचा नहीं है। जो सोच के बैठे उसे सारी आउटकम्स पता। मुझे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपने और दूसरों के भी 700 बता सकता हूँ, इतने लिखे हैं, इतना समझा है।
लेट मैरिज के क्या परमुटेशंस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अर्ली मैरिज के क्या रहते हैं, स्टेबल मैरिज के क्या रहते हैं। 3600 तरीके की शादी होती है हमारे यहाँ समाज में, लेकिन कोई नोट ही नहीं करता। अनस्टेबल बच्चों की शादियां, स्टेबल बच्चों की शादियां, अमीरों की शादियां, उन अमीरों की शादियां जो जल्दी गरीब हो जाएंगे, उन गरीबों की शादी जो जल्दी अमीर हो जाएंगे। सरकारी अफसर की बहुत सारी मैरिजेज हैं, कोई एक मैरिज नहीं है। लेकिन आपको सब सोचना पड़ता है। यहाँ लेट मैरिजेस भी हैं, यहाँ अर्ली मैरिजेस भी हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ फिल्म स्टार्स की, और इनमें से फिल्म स्टार्स की तो मैंने नॉर्मली 35 साल से पहले तो किसी की शादी होती हुई नहीं देखी। 35, 36, 40, 42, 45, कैटरीना कैफ का भी 42 साल में बच्चा हुआ है। हमारे समाज के 99% लोगों के हिसाब से वो पागल हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसे देखने चले जाएंगे, पागलों को देखने चले जाते हैं लोग। सलमान खान की फैन फॉलोइंग सबसे बड़ी है, वो तो अटमोस्ट पागल हो चुका हमारे समाज के हिसाब से। तो डिसीजंस इंडिविजुअल्स हैं। आपको कंफ्यूजन्स खत्म करने हैं तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको किस चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन खड़ा करना, खत्म करना है, उस चीज से रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा। उसका वर्स्ट और बेस्ट सोचना पड़ेगा। अभी भी 99% लोग जब आज रात बैठेंगे तो वो एक चीज इमेजिन करेंगे कि जब वो वर्स्ट सोचना चालू करेंगे ना तो हार्ट बीट बढ़ना चालू हो जाएगी। इसीलिए वो कागज पे नहीं कर पाते, इसलिए जब प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ना तो हार्ट बीट पार हो जाती है, और वो पैनिक में आके गलत डिसीजन ले जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं आप पैनिक में नहीं आते। हाँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा हो तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम पहले बहुत सारा कुछ हो चुका है, ये सारा खेल रच चुका मैं। ये सब खेल मैं कई बार खेल चुका हूँ अपने दिमाग में। तो पैनिक किस बात का? पैनिक तब होता है व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। पैनिक तब नहीं होता व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। तो वर्स्ट वाले तो मैं पैनिक कई बार दिमाग में घुमा चुका हूँ। अब तो जो हो रहा है वो चल रहा है, ये तो सोच तो मैं पहले ही चुका हूँ। दैट इज हाउ यू गो अहेड। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइनिंग क्यों नहीं देने जाते हैं? हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक बार घर से लिख के चला जाओ, आज मैं 5 लोगों को प्लान दूंगा, इसमें वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट होगा ये पांचों नो कर देंगे। अच्छा, करंट स्टेटस क्या है? अभी भी नो ही है। तो वर्स्ट क्या होगा? ये तो है ही। ओ शिट, यहाँ तो कुछ वर्स्ट ही नहीं हो रहा, फिर मैं कर क्यों नहीं रहा हूं? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। आप 99% जगह पे इसलिए रुक के वो काम नहीं करते हो क्योंकि आप उस जगह पे वर्स्ट और बेस्ट को कैलकुलेट नहीं करते। आप ऑलरेडी वर्स्ट में ही होते हो, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो तो इससे भी वर्स्ट कुछ हो जाएगा। इससे वर्स्ट है ही नहीं। 5 लोगों को आपने प्लान दिया, प्लान देने से वर्स्ट क्या होगा? वो ना कर देंगे। तो ये तो है ही ना। इसमें वर्स्ट क्या होगा? दोस्ती टूट जाएगी। वैसे भी तुम्हारे कौन से काम आ रहे हैं? नहीं, मेरी इज्जत है तो 5 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। लेकिन अगर 5 ज्वाइनिंग नहीं आई तो इज्जत चली जाएगी। सॉरी बॉस, तेरी इज्जत है नहीं है, तुझे पता लग जाएगा। है अभी भी नहीं। वो बोलते नहीं है और तू बुलवाना नहीं चाह रहा। जैसे ही बुलवाना चाहेगा वो बोल देंगे कि सुन मेरे भाई, तेरी कोई खास इज्जत विज्जत हमारी नज़र में है नहीं। ये तो तूने आज तक हमारे को इस्तेमाल करना नहीं चाहा, हमारे लिए कुछ बोला नहीं, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे। पर आदमी तू 2 कोड़ी का, हमें ना मतलब तेरे से कोई। तो बुरा तो ये है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत है। बुरा ये नहीं है कि तुम्हें पता लग गया तुम्हारी नहीं है। वो तो अच्छी बात है, पता लग जाएगा तो कमा लोगे, लेकिन झूठा करके क्या करोगे? सो कंफ्यूजन्स को खत्म करना है तो भैया हर डिसीजन के वर्स्ट और बेस्ट को कैलकुलेट करो और कागजों पे करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुट द पेपर। वर्स्ट क्या होगा? मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें वर्स्ट क्या होगा, बेस्ट क्या हो सकता है, बस। देन मेक योर डिसीजंस। और इन पेपरों को फाड़ो मत, याद रखो कि आपने वर्स्ट में क्या क्या एग्री किया था। जब आप तब एग्री थे तो बस अब उसको फॉलो करना, तो वो हो ही रहा है जिसको आपने एग्री किया था। तो सर आई थिंक ये सारा कंफ्यूजन, ये सारी चीजें अब तक इसलिए है क्योंकि लोगों को वो राइट एजुकेशन और वो राइट वे मतलब सोचने का नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोग आई थिंक कंफ्यूज्ड हैं। सक्सेस इसीलिए नहीं मिलती।
सक्सेस इसलिए थोड़ी ना रुकी हुई है लोगों की कि लोग मेहनती नहीं है। हम्म। मेहनती तो रिक्शा वाले भी बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि रिक्शा वाले शॉर्टकट मार रहे हैं। रिक्शा वाले भी मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। सक्सेस नहीं मिल रही क्योंकि राइट माइंडसेट नहीं है। स्किल्स हैं, मेहनत है, हम्म। हार्डवर्क है, एथिक्स है, मोरालिटी है, ऑनेस्टी है, बाकी सब है। राइट माइंडसेट, राइट मेंटल फ्रेम नहीं है। आपस में बात करके कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं हम। जैसे आप कंपाउंडिंग बोलते हैं, ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अंकुश गलत सोच रहा था, नेगेटिव था, नेगेटिव अंकुश सोच रहा था, ऐसे में अंकुश पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा। वो चला गया आशीष के पास, वो भी नेगेटिव था। अब दोनों -20 पे थे, दोनों ने एक दूसरे से बात करके दोनों को -50 पे पहुंचा दिया। फिर ये दोनों गए बात करने दीपक वैष्णव से, -20 उसका था। अब ये तीनों बैठे, ये तीनों -100 पे पहुंच जाएंगे। ये ऐड नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होने लगता है धीरे 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 धीरे। इस जो हमारी रोंग मेंटेलिटी है, अब मैं बड़ी कटाक्ष करने वाला हूं, बड़ा सत्य है। जो हमारी रोंग मेंटेलिटी है, वो पिछले 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल गलत लोगों के बीच में रह रह के इतनी खराब हो चुकी है कि हम बुरे को सत्य मानने लग गए हैं और सत्य को बुरा मानने लग गए हैं। हम पे कैस्केडिंग इफेक्ट का इतना असर है कि उसको तोड़ते 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 आधा जन्म निकल जाता है। एजुकेशन का पर्पस ही क्या है? आज एजुकेशन का पर्पस है अंधेरे को खत्म करना। दैट मीन्स डायरेक्शन क्लियरली हमें दिखना चालू हो। ये एजुकेशन का कोर पर्पस है। एजुकेशन का पर्पस मोटिवेशन तो है ही नहीं। मोटिवेशन का पर्पस है स्टार्ट देना। एजुकेशन का पर्पस है स्टार्ट होने के बाद रास्ते की क्लैरिटी करना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं साफ बात बोलता हूँ, एजुकेशन के नाम पे आज भी जीरो है हमारी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री सेल्स को एजुकेशन देती है, और सेल्स की एजुकेशन देके सिर्फ मोटिवेशन से भर देती है आदमी को। जो जितना चल पाए चल जाए, खिलौनों की तरह है, चाबियां भर के छोड़ देते हैं। जो खिलौना चल गया बहुत बढ़िया, जो नहीं चला पड़ा रहेगा। यस सर। तो सर आपके हिसाब से एक राइट मेंटल फ्रेम, राइट माइंडसेट, बीइंग अ स्टार लीडर, या जिसके पास थोड़े काम करने वाले लोग भी हैं, जिसके पास स्किल्स भी है, थोड़ा नॉलेज भी है, तो एक राइट माइंडसेट, एक राइट मेंटल फ्रेम क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी पर्सन के लिए जो सक्सेसफुल होना चाहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में? देखो सर, सबसे पहली चीज है अंकुश जी की ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। बिना ड्रीम लिस्ट के आप कामयाब नहीं हो सकते, मैंने पिछली बार भी बोला था। दूसरी चीज, जो बेसिक्स है उन काम करने के लिए आपको फॉलोअप या अपलाइन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो काम इस धंधे में रहने के लिए करना, उसके लिए मुझे किसी और के डंडे की जरूरत क्यों है? इसका क्या मैं स्टूपिड हूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? क्या मैं जानवर हूँ? जो चीज मेरे लिए जरूरी है वो भी मुझे किसी और का प्रेशर चाहिए तब मैं करूंगा ढंग से। तीसरी चीज क्या चाहिए कि नो शॉर्टकट और पेशेंस चाहिए। धंधे में ना बहुत टाइम लगता है। हम बोलते हैं ब्रांड बनने में 8 से 9 साल लगते हैं, लेकिन उस 9 साल में कंसिस्टेंसी से एवरीडे मेहनत करने वाला व्यक्ति, आज भी दुनिया लोहड़ी मना रही है, हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं। ये वन ऑफ द एग्जांपल है कि हम वन ऑफ द बिगेस्ट त्योहार को छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं सारे जने। ये माइंडसेट हर बिजनेसमैन को चाहिए होता है, कि हमें नहीं, हर बिजनेसमैन को चाहिए होता है। आज कितने ही बिजनेसमैन होंगे पंजाबियों में जो लोहड़ी मिस करेंगे, क्योंकि आज उनकी मीटिंग आ गई होगी, काम होगा, उनको कोई साउथ इंडियन मिल गया होगा। अब की बार कितने ही साउथ इंडियन है जो पोंगल मिस करेंगे। कितने ही नेता हैं, पुलिस वाले बेचारे ज्यादातर त्योहार मिस ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुर्बानियां हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इन कुर्बानियों की अकल नहीं है, हम इनको बड़ा मानते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक लाइन समझ लोगे तो सब समझ आ जाएगा। वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कई ट्रेनिंग में, अमिताभ बच्चन वगैरह ने सबने दिमाग खराब कर दिए। आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो तुम्हारी कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ता था चढ़ गया। थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो पहले जाके भगवान के मंदिर में माथा तोड़ने लगते थे अपना। आज अगर ये मर गया तो मैं भी यहीं दम तोड़ दूंगा। क्या फर्क पड़ता है भगवान को? भगवान ने इससे पहले मरते ही नहीं देखे। भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने आप हजारों करोड़ लोग नहीं मरवाए। तुम एक मर भी जाओगे तो भगवान के ऊपर एहसान है क्या तुम्हारा, कि आज मर जाओगे? मैं भक्त हूँ,
अब क्या फायदा हुआ, वो मिथुन चक्रवर्ती जाता था मेरी ईमानदारी का, अगर ईमानदारी की सजाई है तो नहीं रहना मुझे ईमानदार। भगवान ने साफ कमिट किया हुआ है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट में अपने आप है कि अगर तुम सत्यवादी भी हो तुम्हें परेशानियां आएंगी, तुम हारोगे नहीं बस। ऊपर वाले ने सिर्फ एंड पॉइंट, चेक पॉइंट डिसाइड किया हुआ है कि इफ यू आर डूइंग इट विद राइट माइंडसेट, राइट थिंग्स, राइट कल्चर, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। वहां मैं इंटरफेयर करूंगा, उससे पहले मेरा इंटरफेरेंस जीरो है। ये कमिटेड डायलॉग है। अब हम लोग क्या करते हैं, सर काम करते करते इतने दिन हो गए, मेहनत कर ली, ईमानदारी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, क्या तुम हार गए हो? नहीं, हारे नहीं है सर, लेकिन परेशान है। वो तो कमिटमेंट ऑफ गॉड है भाई, मैं क्या करूं उसमें। जब कमिटमेंट ऑफ गॉड ये है, तो उसे इंसान कैसे चेंज कर देगा? तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, राइट माइंडसेट का सिंपल चीज है कि कंसिस्टेंट रहो, ऑनेस्ट रहो, पूरा बिजनेस मान के काम करो, सारी चीजें करके काम करो, लेकिन सबसे पहले मैं सक्सेसफुल होऊंगा, अपनी फैमिली को सक्सेसफुल करूंगा, बावजूद इसके कि चाहे वो मुझे ताना मारें, अच्छा बोले बुरा बोले, वो मेरे डिसीजंस को आज ना समझे, लेकिन मैं उनके लिए सब कुछ करके आगे बढ़ूंगा। डिसीजन मेकिंग करके काम करो और उसके बाद अपने डिसीजन को बैक करो। सक्सेस दो चीजों में है, डिसीजन मेकिंग एंड बैकिंग योर डिसीजन। दूसरी चीज, वंस यू हैव टेकन अ डिसीजन, तो अपने डिसीजन की जो एग्जीक्यूशंस हैं उनमें कंसिस्टेंसी लेके आओ, रेगुलरली कंसिस्टेंटली उन पे काम करो, और अपने डिसीजन को रेगुलरली बैक करो। अपने खिलाफ भी एक वो डायलॉग था, लोगों को बड़ा अच्छा डायलॉग लगा था, सच्चा नहीं लगा किसी को। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बहुत से लोगों को लगा हुआ ये बड़ा इमेजिनरी डायलॉग है, ये बड़ा सच्चा डायलॉग है। आज आप सब लोग कमिट कर दो कि सुबह 5 बजे उठ के जिम चले जाओगे, सबसे पहले आप खुद को ही रोकोगे। छोड़ यार, सर्दी चल रही है, थोड़ी देर और रजाई में, अभी तो बाहर ठंड है, ये है वो है। तो भैया कमिटमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि आप अपनी भी ना सुनो, क्योंकि व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन खुद का है। आज मैं यहाँ किसी भी आदमी को बोलूं कि 2 साल तुम्हें, अगले 2 साल जिम जानी है, तुम्हारी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन जाएगी, सबको चाहिए वैसी बॉडी बन भी जाएगी, लेकिन 2 साल का कमिटमेंट आप करके जा ही नहीं सकते जिम। तो कौन रोकेगा हमें? मुकेश अंबानी? ऋतिक रोशन? नहीं, तुम खुद ही रोक लोगे, कल सुबह ही रोक लोगे, करके ट्राई कर लो। कमिटमेंट वो है जहां खुद की भी ना सुनो आप, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तुम खुद की भी नहीं सुनता भाई। वो सलमान खान ने जो बोला था वो कमिटमेंट का एग्जैक्ट गीता वाक्य बोल दिया था उसने, कि कमिटमेंट वो है एक बार कर दो तो खुद की मत सुनो। इसलिए आदमी बोलता था कि जबान दे दी ना भाई, जान भी दे देंगे। कोई नहीं जान देना चाहता था, लेकिन दे देते थे क्योंकि जबान दे दी। कमिटमेंट का वैल्यू जितना हायर रहेगा, लीडरशिप उतनी बढ़ी जाएगी, ये लिख के ले लो। एक बार जबान दे दिए तो उसकी पूरे करने में जी जान लगा दो, श्री राम के वंशज बन जाओ पूरे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक बार वचन दे दिया भाई। दो ही मत छोटी से छोटी चीज के लिए। मेरे फादर बोलते थे, मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगती थी, हमें पता था मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, और मेरी माँ जो हो टिपिकल माँ थी, तो माँ झूठी होती हैं। तो मैं माँ को, वो हर बार एक ही झूठ बोलती हैं, सारे घरों की माएँ बोलती हैं, घिया की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लौकी की, आज सबसे बढ़िया बनी, आज खा के देख, ये देख वो देख। या वो दाल में लौकी डाल देती थी तो मुझे खा के समझ आ जाता टेस्ट से कि इसमें लौकी है, तो नहीं डाली नहीं, नहीं डाली नहीं। तो मैं पापा के पास जाता था, मैं पूछता था पापा दाल में लौकी है ना? तो पापा बोलते थे हाँ है। तो फिर मेरी मम्मी आके पापा को डांटती थी, बोल नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते थे, कैसे पता लगता है इसे, मैंने पीस के डाल दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था, पर आपको तो सत्यवादी में। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि मतलब सब्जी जैसी चीज के लिए भी क्या झूठ बोलूं? बोले इसमें क्या झूठ बोलूं, इसमें झूठ, बोले मैं बोल ही नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता छोटी चीजों के लिए। तो आपको आज मैं हूं, मैं छोटी चीजों के लिए भी कमिट नहीं करता।
अगर मुझे कोई बोलेगा आज पेन दे जाओगे तो मैं बोलूंगा 5-6 दिन में भाई, फ्री हुआ तो दे जाऊंगा। पेन कोई इतनी बड़ी चीज होगी? पोर्टर की कमिटमेंट कर सकता हूँ भाई, पोर्टर कर दूंगा। कमिट कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको फुलफिल करना पड़ता है। फिर प्रॉफिट लॉस नहीं देखे जाते। बिजनेस कौन कर रहा है? जो कमिट करके फुलफिल कर रहा है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखता उसके बाद। इसलिए बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। बिजनेस में अगर आपने कमिट करके नहीं किया तो आप नौकरी कर सकते हो, आप दुकानदारी भी कर सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप में ये हैबिट नहीं है ना कि मैं कमिट करके पूरा नहीं करता, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस में जो लोग हैं लॉसेस, वो किस लिए लॉसेस होते हैं? अगर आपने कमिटमेंट पूरी नहीं करी तो धंधा बंद, और कमिटमेंट पूरी कर दी तो लॉस हो जाएगा। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बंद क्यों हुई? प्लान में वो चीज कमिट कर रखा था जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। कमिटमेंट टूटा तो लोग भाग गए, नहीं टूटा तो कंपनी भाग गई। यही मेजरली होता है। सो यू नीड टू बी वेरी डिसिसिव। तो राइट मेंटल फ्रेम है भाई सबसे बड़ी चीज। हम्म। डिसीजन लो, और एक बार जो जबान दे दी तो वो दे दी। अगर किसी को बोल दिया सर्दी में 4 बजे यहाँ खड़ा मिलूंगा, तो 4 बजे खड़ा मिलना है। So ये नहीं कि यार सुबह धुंध हो गई थी, मैंने तो ये सोचा नहीं था। ये गलती है तुम्हारी, सोचना चाहिए था, बोलते हुए पहले सोचते। क्यों नहीं सोचा? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। यस सर। थैंक यू सर। अगर किसी का कोई और सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन रेज योर हैंड ताकि मैं म्यूट कर दूं, अदरवाइज आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं जल्दी से फटाफट से। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन ही हम ले पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हेलो। जी जी प्रदीप। प्रदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं, देखो थोड़ा सा, मैं ये आपने जो ड्रीम लिस्ट बताई थी ना सर, ये ड्रीम लिस्ट कैसे बनेगी उस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। 3 तरीके के ड्रीम्स बनेंगे सर। ड्रीम्स का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग लिखे कि हम आइलैंड बना लेंगे, पहुंच जाएंगे। एक चीज है जहां तक पहुंचना हमारे हाथ में, एक चीज है जहां तक पहुंचना हमारे हाथ में ही नहीं है। जैसे आज मैं बोलूं कि मैं एक दिन पानी का जहाज खरीद लूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। उतनी बड़ी सक्सेस ह्यूमंस के हाथ में है ही नहीं, यूनिवर्स है। लेकिन अगर कोई आदमी बोले कि मुझे 10-15-20 लाख रुपए महीना कमाना, वो बहुत आदमी के हाथ में होता है। सीख सकता है, कर सकता है, इतना लोग कर रहे हैं देश में। अगर 25-50 हजार लोग हैं जो 25 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हैं, तो 50 हजार एक बड़ी संख्या होती है जिसमें आप पहुंच सकते हो। राइट? तो 3 तरीके के ड्रीम होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मिड टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। ड्रीम विदाउट डेडलाइन इज नॉट ए ड्रीम, इट्स अ विश। अगर किसी ड्रीम पे डेडलाइन नहीं है तो वो विश है। बाइक चाहिए, 60 साल की एज में थोड़ी ना बाइक चाहिए। नो। ठीक है, 2 सीटर गाड़ी चाहिए, 80 साल की एज में 2 सीटर गाड़ी नहीं चाहिए। आपके सपने उम्र के साथ बदलते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर लगता है मुझे, शौक होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशूका दौलत और खुदा। तो हर एज के साथ शौक बदल जाता है, आदमी का ड्रीम बदल जाता है। तो ड्रीम विदाउट डेडलाइन इज ए डिजायर ओनली, विश है भाई कि अगर मिल जाए, काश हो जाए, काश कोई दे दे, काश कोई मेहरबान हो जाए। वो कोई हुआ नहीं आज तक धरती पे कोई किसी के साथ। तो इसलिए जब ड्रीम बनाओ तो उसे 3 कैटेगरी में बनाओ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। मुझे अभी क्या चाहिए, आज से 5 साल बाद क्या चाहता हूँ मैं अपनी जिंदगी में, और आज से 15-20 साल तक क्या चाहता हूँ। इतने दिन 15-20 साल की लड़ाई जो लड़ गया, वो बाकी सब कुछ जिंदगी में हासिल कर लेगा उसके आगे। अगर आप ये तीनों ड्रीम्स को पूरा करने में कामयाब हुए, तो इसके आगे के ड्रीम्स स्वतः पूरे होते हैं। जो बोलते हैं पैसे से पैसा आता है, वो चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। तो ये 3 चीज बनानी है और उन पर डेडलाइन डालनी है कि ये चीज मैं कब तक पूरी करूंगा, ये कब तक पूरी करूंगा, ये कब तक पूरी करूंगा। अब ज्यादातर लोग इसमें एक गलती भी करते हैं। वो ड्रीम्स जब लिखते हैं तो सिर्फ मटेरियल लिखते हैं, जो कि लिखना जरूरी है। मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को। लेकिन उन ड्रीम्स में कोई अपना काम नहीं लिखता कि मेरे को 10 हजार लोगों की टीम बनानी है, 20 हजार की बनानी है, मुझे 5 हजार लोगों का सेमिनार लेना है, मैं एक दिन अपनी टीम में 10 हजार लोगों की आरटीपी करना चाहता हूँ। ये ड्रीम्स नहीं देखे मैंने आज तक किसी के लिखे हुए। भैया आपका काम, आपका सपना क्यों नहीं है?
क्या 10,000 20,000 लोगों के स्टेडियम में आपकी एंट्री होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा? पर जी। ये ड्रीम मैंने नहीं देखा नेटवर्क मार्केटर लिखते हो। वो क्या लिखेंगे, बीएमडब्ल्यू लेनी है। बीएमडब्ल्यू लेके क्या करोगे जब अपनी फील्ड में आपका नाम नहीं होगा? जी। तो ड्रीम लिस्ट में ये भी जरूर रखो, और ये ड्रीम लिस्ट बनानी है सर। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। डन सर। एनीवन? दीपक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे हमारी सक्सेस में मतलब मैंने बहुत बार ये वर्ड सुना भी है और बहुत सारी ट्रेनिंग में मतलब इस चीज को फील भी किया है, बट आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, मतलब हमारे पास पास के लोग होते हैं, तो उनका हमारे सक्सेस में और हमारे मतलब माइंडसेट में कितना बड़ा रोल होता है? 85 to 90%। 85 to 90%? ओके। मैं सिंपल एक बात बता देता हूँ। एक बच्चा है, बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत ही ज्यादा पढ़ना चाहता है, अच्छा पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके चारों तरफ कूड़ा डाल दो, डीजे बजाना चालू कर दो, लाइटें, लेजर लाइट का शो चला दो, अब ये पढ़ नहीं पाएगा। ये शायद बेचारा कंसंट्रेट, अब लोग बोलते कंसंट्रेट कर। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इंद्रियों में कंट्रोल करना, लेकिन सारी इंद्रिय एक साथ कंट्रोल में नहीं आ सकती। और आज तक इंद्रियां भी कंट्रोल किसने करी है? मेरे फादर एक एग्जांपल देते थे बहुत बढ़िया मुझे, कि तुझे पता है कंसंट्रेशन और फोकस किसका? तो वो एक एग्जांपल देते थे। मेरे ख्याल से इतिहास में भी मोटा मोटा एक ही का एग्जांपल है, स्वामी विवेकानंद जी का। तो बोलते थे उनकी फोकस, अरे वो स्वामी थे, वो विवेकानंद थे, वो सेंचुरीज में एक आदमी होता है, हर घर में एक आदमी नहीं होता। हमारे को एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। वो स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी के बगल में थे, वही रामकृष्ण परमहंस जी जिनके बारे में बोला जाता है जिन्हें काली माता साक्षात दर्शन दे देती थी। अगर उस आदमी की कंसंट्रेशन इस लेवल पे थी तो भैया होगी। हम लोग बहुत नमूने टाइप के लोग हैं, हमारे को एनवायरमेंट रिजल्ट डालता है। हाँ, थोड़ा बहुत डाइवर्जन हर आदमी कर सकता है अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंगली, लेकिन 85 to 90% लोगों को तो एनवायरमेंट खा जाता है। अगर आपकी संगत गलत है आप तरक्की नहीं कर सकते, ये शोर शोट है। आपके डिसीजन मेकिंग में जिन जिन लोगों का हाथ है उनको एवेल्युएट कर लो। अगर आप डिसीजन लेने के लिए जिस जिस आदमी से बात करते हो, आज आपका वर्तमान पिछले लिए गए डिसीजंस में जिस जिस आदमी का हाथ था, उन्हीं की वजह से आज आप जो हो वही हो। आज आप अपने डिसीजन लेके यहां तक आए हो, चलो आप मिडिल क्लास जिंदगी में हो, तो ये डिसीजंस किसने दिलवाए? अंबानी ने। और आप लोगों को लगता है कि अगर अंबानी आपका दोस्त होता, पैसे ना भी देता, तो आज जो डिसीजन ले रहे हो आप यही ले रहे होते, आपकी यही लाइफ होती? मूवी इंडस्ट्री में सारे बच्चे कैसे स्टार बन जाते हैं? ज्यादातर स्टार सन स्टार, नेपोटिज्म का नारा आप बाहर से लगाते रहो, लेकिन सबके बच्चे पैसे तो कमा ही रहे हैं। क्यों स्टार्स के बच्चे स्टार्स बन रहे हैं? एनवायरमेंट। क्यों सहवाग के बच्चे क्रिकेटर बनने जा रहे हैं? एनवायरमेंट। क्यों सचिन का बेटा बन नहीं पाया पर क्रिकेट बहुत खेल रहा है? एनवायरमेंट। क्यों युवराज सिंह का बेटा युवराज सिंह स्केटिंग चैंपियन होने के बावजूद भी जीरो से स्टार्ट करके क्रिकेटर ही बना? एनवायरमेंट। क्यों अभिषेक शर्मा मार पा रहा है बाकी प्लेयर नहीं चल पा रहे? एनवायरमेंट। क्यों चेन्नई सुपर किंग्स से सबसे ज्यादा प्लेयर इंडियन टीम में आए? एनवायरमेंट, धोनी था वहां। एनवायरमेंट तो पूरा पूरा रिजल्ट दे देता है। चलो दूसरी बात पूछता हूँ। दिलजीत के गाने सबने सुने हैं, अरिजीत सिंह के गाने सबने सुने हैं, गुरदास मान जी को सबने सुना है, फिर महंगी महंगी टिकट लेके लाइव शोज देखने क्यों जाते हो? एनवायरमेंट, वाइब। क्योंकि आप अपने घर में सुन रहे हो दिलजीत, और आपके बाकी घर वालों को पसंद नहीं आ रहा। घर में दो आदमी हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें भजन पसंद आते हैं,
कोई एक और है, उसको कुछ और पसंद आ रहा है, आप हो, आपको दिलजीत पसंद आ रहा है। लेकिन जब लाइव शो में जाओगे ना, तो वहां पे 50,000 दिलजीत लवर होंगे, आपसे बेहतर, आपसे कम। जो 50,000 दिलजीत लवर एक साथ मिलके एक वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ना, उससे जो मजा आपको आता है वो कहीं और नहीं आता। क्योंकि घर में दिलजीत मजे तो देता है, लेकिन उतने नहीं दे पाता। क्योंकि आपका मन तो होता है मैं इस पे ताली बजा दूं, सीटियां मारूं, चिल्ला पड़ूं। लेकिन घर पे कहेंगे तो कहेंगे पागल पुगल हो गया क्या, इस टाइम पे भगवान के भजन लगाया कर, तो सुना कर कृष्ण जी को, राधा जी को, इनको उनको फलाने ढेमका, गजल सुना कर। कोई गजल लवर होगा, कोई दारूबाज होगा, गजल लवर होगा, तो ये सुना कर। लेकिन जो 50,000 आदमी दिलजीत को देखने आए ना, उनमें से एक भी नहीं बोलेगा ये रात का टाइम हो गया, ये टाइम तो दो पैग लगा के जगजीत सिंह सुनने का नहीं, दिलजीत सुनने का ही है। कोई नहीं बोलेगा कि ये भगवान के भजन करने का समय है, सब दिलजीत ही सुनने आए हैं वहां पर। तो क्या फर्क पड़ जाता है एकदम से कि लोग 50-50 हजार, 15-15 हजार की टिकटें ले रहे हैं, जो गाने फ्री में यूट्यूब में सुनने को मिल रहे हैं। यूट्यूब पे सब मिल जाता, गाना मिल जाता, म्यूजिक मिल जाता, दिलजीत का चेहरा मिल जाता, नजदीक से भी मिल जाता है। एनवायरमेंट नहीं मिलता तो दिलजीत फील नहीं होता। तो उसको फील करने के लिए टिकटें देने लेके जाते हो आपकी, भैया इस बंदे को एक बार फील करना है, तो लाइव में फील होता है। इसलिए अरिजीत सिंह की 16-16 लाख की टिकट बिक जाती है, क्योंकि उस बंदे को इतना नशा है, उसको फील करना है, फील करे बिना लाइफ संपूर्ण नहीं होगी। क्यों क्रिकेट मैच देखने लोग स्टेडियम में जाते हैं, ज्यादा अच्छा तो टीवी पे दिखता है क्रिकेट मैच, लेकिन स्टेडियम में आप भी जाओगे तो कहोगे मजा आ गया। क्या मजा आया, सीधे सीधे प्लेयर दिख रहे थे घर पे बैठ के, घर के कंफर्ट में। यहाँ क्या मजा आया, मजा आया जब वो भीड़ चिल्लाती है ना, जब वो बोलते हैं कि एक साथ जब 50,000 लोग वंदे मातरम गाते हैं, तो फील अलग होता है। वो फील नहीं मिलता वो उस घर में। घर में आप मैच देख रहे हो, दो आएंगे, सास बहू लगा ले, एक आएगा ये क्या फालतू की चीजें देखता रहता है। मैं वाइब्रेशन खत्म, एनवायरमेंट खत्म, बन जाओ क्रिकेटर, बन लिए क्रिकेटर तुम। तो एनवायरमेंट का रोल तो हर जगह है, हर जगह है। आपकी सक्सेस में 85 to 90% है। यस सर। डन सर। डन सर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एंड बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिला। एंड लास्ट में जो आपने एनवायरनमेंट वाली बात बताई, आई होप ये सबको समझ में आई होगी और डेफिनेटली लोग काम भी करेंगे इस चीज पे। प्रदीप जी फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। और जहां एनवायरमेंट काम नहीं करता, फिर वहां बगावत काम करती है। एनवायरमेंट नहीं तोड़ सकते तो उसके खिलाफ हो जाओ। जी प्रदीप जी। सर अभी आपने इन्वायरमेंट की बात की, जस्ट है अभी मान लीजिए एक न्यू बंदा स्टार्ट करता है, तो वो इन्वायरमेंट को क्रिएट किया या इमेजिन पहले किया जाए, कैसे क्या किया जा सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल करा। यही एक अपलाइन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली टीमों को, आप सबकी जिम्मेदारी क्या है, इसे टीम बिजनेस क्यों बोलते हैं, जो आप सब लोग एक हायरार्की जुड़ चुकी, जो आपकी अपलाइन अपलाइन की अपलाइन, इन सब लोगों का काम जो है, ये सारा का सारा काम सिर्फ एक ही चीज से मुकम्मल हो सकता है कि आप लोग नए लोगों को एनवायरनमेंट दो। बुरा बच्चा अच्छे सिस्टम में आके अच्छा परफॉर्म करता है, और अच्छा खिलाड़ी बुरे सिस्टम में जाके बुरा परफॉर्म करता है। इस एग्जाम्पल को, जिनको मेरा पिछला एग्जाम्पल नहीं समझा, दोबारा समझा देता हूं। आप लोगों को अच्छा बैट दूं, अच्छी बॉल दूं, और अच्छी पिच दूं, और खेलने के लिए दूं, तो आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी है उससे बेटर आएगी। लेकिन अगर मैं सचिन तेंदुलकर को घटिया बैट दूं, घटिया पिच दूं, तो सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बहुत नीचे गिर जाएगी। तो उसको रिवोल्ट ही करना पड़ेगा, भैया मैं इस पिच पे नहीं खेल सकता, आई एम सॉरी, आई एम तेंदुलकर। ठीक है, लेकिन अगर तेंदुलकर कहेगा नहीं मैं इसी घटिया बैट से और इसी पिच पे खेलूंगा, तो सचिन तेंदुलकर के जबड़े जुबड़े टूट जाएंगे ढंग से। राइट। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया, डाउनलाइन को क्या सिस्टम देते हो। अगर यस सर। डाउनलाइन आ रही है, उसको अच्छी पिच दोगे, अच्छा बैट दोगे, अच्छा कल्चर दोगे, उसे आते ही मजबूत बनाओगे, एजुकेशन दोगे, उसे वर्स्ट और बेस्ट की कैलकुलेशंस करना सिखाओगे, उसे प्लान देना सिखाओगे, उसे अपलाइनों से जोड़ के रखोगे, अपलाइनों के प्रति इज्जत भाव प्रेम दिखाओगे, कंपनी के प्रति समर्पण इज्जत भाव दिखाओगे, तो बढ़िया टीम बनाओगे।
बढ़िया कल्चर दोगे तो बढ़िया, और उसे राजनीति सिखाओगे, तुझे पता है ये कैसे होता है, तुझे पता है हमारे ऑफिस में इनका चक्कर इसके साथ चल रहा है, तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है फिर वैसी टीम बनाओगे। जैसा एनवायरनमेंट दोगे सब वैसा हो जाएगा। अगर आप लेजी हो तो आपकी टीम लेजी हो जाएगी, आप काम कर रहे हो तो आपकी ज्यादातर टीम काम करने लगेगी। आप अपलाइन के प्रति समर्पित हो तो आपकी टीम आपके लिए समर्पित हो जाएगी। आप अपलाइन के खिलाफ साजिशें कर रहे हो तो वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगेंगे। होता कोई नहीं है आदमी, दूसरे आदमी, कई लोग बोलते हैं, आप लोग एक चीज को गलत जानते हो जिसको बोलते हैं लॉयल्टी। आज मेरे से सुन लो, इस दुनिया में कोई लॉयल्टी नहीं है। इनफैक्ट ये बात यहाँ बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, वो अपने अपने रिलेशन में झांकेंगे, अंकुश भी मेरे लिए लॉयल नहीं है। अब लोग बोलेंगे ये कैसे बोल दिया आपने, अंकुश कैसे होगा लॉयल, लॉयल्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम सब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम लोग लॉयल्टी बोल देते हैं। मेरा अंकुश से अटैचमेंट है, अंकुश का मेरे से अटैचमेंट है, मेरा आशीष से अटैचमेंट है, आशीष का मेरे से अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट होने में तो टाइम लगेगा या होंगे ही नहीं, तो लोग उसको बोल देंगे लॉयल्टी थी। लॉयल्टी कैसे डिफाइन करेंगे, मेरा जो अंकुश से अटैचमेंट है उसको प्रेम बोल देंगे, अंकुश का जो अटैचमेंट है वो लॉयल्टी बोल देंगे। लोअर टू हायर साइड की हायरार्की में शब्द आ जाता लॉयल्टी, और हायर टू लोअर में शब्द आ जाता अटैचमेंट और लव। लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप में से 90% लोगों को लगता है हमारी टीम हमारे लिए लॉयल है। आपका कोई भी दूसरे आदमी से जो रिलेशनशिप है और 90% केस में आपका रिफ्लेक्शन होता है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर लोग आपकी इज्जत बड़ी करते हैं, कारण है मैं भी लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। जी। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। मतलब इस धरती पे विरला इंसान होगा जो ये कहेगा कि डागर जी ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था। मैं हमेशा अपना एक डायलॉग बोलता हूँ, इस धरती पे इज्जत कुत्ते के बच्चे को भी चाहिए, इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कभी किसी से बदतमीजी करना पसंद ही नहीं करता, ना गार्ड से, ना पानी पिलाने वाले से, ना हाउस हेल्प से, किसी से करता ही नहीं। तो लोग भी मेरे प्रति वही भावना दिखाते हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया था लोग पानी की तरह हैं, तुम उनमें शराब घोलोगे वो शराब है। अभी मैं सड़क पे जाता हूँ, बहुत अच्छे आदमी होंगे, मैं जाके उन्हें गाली देना चालू कर देता हूँ। वो हो सकता है बहुत सज्जन आदमी होगा, दो तीन बार मना करेगा, चौथी बार गाली दे देगा। तो आदमी थोड़ी ना वैसा था, मैंने बना लिया अपने व्यवहार से उसको वैसा। तो डाउनलाइन ठीक वैसी होती है जैसे आप होते हो। हमें लगता है ये लोग किसी और के लिए कुछ और बिहेव करेंगे, मेरे लिए कुछ और बिहेव करेंगे, नहीं। कोई और किसी और के लिए कुछ नहीं बिहेव करता, वो वही बिहेव करते हैं जो आप करते हो। अगर आप उनके प्रति अच्छे हो, आपके प्रति अच्छे हैं, आप सबके प्रति अच्छे हैं तो सब आपके प्रति अच्छे होंगे। सेम है। अब लोग बोलते हैं लेकिन कुछ लोग बुरे भी निकल जाते हैं, 90:10 की मिलावट चलेगी। 10% लोग ही आपको बुरे मिलेंगे अगर आप उनके साथ अच्छा करोगे। आप तमीज से बोलो फिर भी 10% लोग मिल जाएंगे जो बदतमीजी से बात करेंगे। लेकिन लोग 10% बदतमीजी से बात करेंगे, इसलिए मैं 100% से बदतमीजी से बात करता हूं ताकि टिट फॉर, तो आप बेवकूफ है। तो ऐसी ही डाउनलाइन है हमारी। 100 में से 90 बच्चे अच्छे मिलेंगे अगर आप अपलाइन के लिए अच्छे हो, और 100 में से 10 आदमी तब भी अच्छे मिलेंगे अपलाइन के लिए जब आप अपलाइन के खिलाफ हो, राजनीति करते हो, कंपनी के प्रति समर्पित नहीं हो, काम के लिए लॉयल नहीं हो, काम के प्रति समर्पित नहीं हो, तब भी 10 अच्छे लोग मिलेंगे। तो हमेशा ये है कि एनवायरमेंट डाउनलाइन को जैसा दोगे, जैसी टीम बनाना चाहोगे वैसी बनेगी। आपको 10 साल अगर आप रिचुअल्स में हो, सिस्टम में हो, कल्चर में हो, तो डाउनलाइन में कल्चर आ जाता है। और बिना कल्चर के यहाँ पे तरक्की नहीं करवा सकते आप लोगों को। जी। डन सर। डन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड टुडे ट्रेनिंग सर। काफी सारी चीजें, काफी कुछ जानने को सीखने को मिला, एंड डेफिनेटली इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और डेफिनेटली अपने बिजनेस को और बेहतर लेवल पे लेके जाएंगे। जी, शो बेटा, चलो गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हेयर। ये सारी बातें थी जो आज हमें सीखने के लिए, जानने के लिए मिली। अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 15 मिनट बैठ के अच्छे से सारी चीजों को वापस से रिवाइज करिएगा, वापस से देखिएगा क्या क्या आज हमें सीखने को मिला, क्या क्या हमें जानने को मिला, ताकि अच्छे से इस ट्रेनिंग को हम अपने माइंड में सेट कर सकें और अपने काम में इंप्लीमेंट कर सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से मीटिंग खत्म होने के बाद 15 मिनट सभी लोग देंगे अपने आप को और इस ट्रेनिंग को दोबारा से रिवाइज करेंगे। द नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे पास बहुत शानदार ऑफर है 13 से लेकर 18 तक। 13 से लेकर 18 की क्लोजिंग को जबरदस्त करिए। एंड वन थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली क्लोजिंग की हैबिट को डेवलप करिए, रेगुलर क्लोजिंग की हैबिट को डेवलप करिए। अगर आप डेली क्लोजिंग की हैबिट को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर आपको मिरेकलस रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। डेली रात को सोने से पहले जो भी बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट आपका है, 1000 बीवी, 2000 बीवी, 2500 बीवी, उसको क्लोज करिए। उसको क्लोज करके सोना स्टार्ट करिए तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपको एक बहुत जबरदस्त जंप और बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, राइट। बाकी जो चीजें आज हमें यहाँ पे बताई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर को लेके, हमारे आसपास के माहौल को लेके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बेटर बनाने पे काम करना है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव, वो अल्ट्रा एग्रेसिव एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्रिएट करिए उसको। आप अपनी दीवारों पे पोस्टर लगा के कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को लिख के कर सकते हैं, आप अपने कमिटमेंट्स को लिख के कर सकते हैं। देन डेफिनेटली आपको अपने आसपास वो माहौल क्रिएट करने में, वो माहौल प्रिपेयर करने में उन चीजों से मदद मिलेगी। सो मिलके इसको जबरदस्त करते हैं एंड इस महीने को बेस्टेस्ट मंथ ऑफ द अर्जुन नई जर्नी बनाते हैं और उसके लिए बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि 2026 का पहला महीना है, एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है। याद रखना अपन खुद से किए गए प्रोमिसेस को जो 1 जनवरी को किए थे, याद रखना खुद से किए गए उन वादों को जो 1 जनवरी किए थे, कि आलसी नहीं बनूंगा, काम को टालूंगा नहीं, डेली बेसिस पे मेहनत करूंगा, डेली बेसिस पे क्लोजिंग करूंगा। उन चीजों को याद करिए जो अपने आप से प्रॉमिसेस 1 जनवरी को किए थे। जरूरत पड़े तो दोबारा से आज वो डायरी खोल के भी देख लेना जो 1 जनवरी को अपने आप से कमिटमेंट लिखे थे, 1 जनवरी को अपने आप से प्रोमिसेस लिखे थे। क्योंकि साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, जिंदगी में कुछ बदलना है तो अपनी सोच और अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, जिसमें टालने की आदत को खत्म करना पड़ेगा, जिसमें मेहनत करने की और डिसिप्लिन की आदत को लाना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी की हैबिट को लाना पड़ेगा। अगर हम ये चीजें करते हैं तो ही हमारे काम में बदलाव आएगा, तो ही हमारे काम में चेंज आएगा। साल बदलने से काम में बदलाव नहीं आएगा। तो जनवरी 2026 का पहला महीना है, मेक श्योर कि ये हमारा महीना जबरदस्त हो, ताकि साल की शुरुआत अगर जबरदस्त होगी तो डेफिनेटली आने वाले 11 महीने और भी जबरदस्त रहने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलके इस महीने को बेहतर बनाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।